हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दुबेसर जीएस पर। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है पर्यावरणीय अध्ययन में स्थलजात तत्व, और स्थलजात तत्व में जो पारिस्थितिकी और पर्यावरण है, इस पारिस्थितिकी और पर्यावरण में स्थलजात तत्वों में आज का टॉपिक हमारा है पृथ्वी पर जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं, इस मिट्टियों का वर्गीकरण। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख मिट्टियों का वर्गीकरण। विश्व की प्रमुख मिट्टियों के वर्गीकरण में पांडजाल मिट्टी है। यह पांडजाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इसकी बात मैं आपको बता दूं तो जहाँ टैगा वन पाए जाते हैं, इन टैगा वनों में यह पाई जाती है। सिंपल सी बात है, जब आपको कहीं पांडजाल मिट्टी की चर्चा चले या कहीं भी पांडजाल मिट्टी है तो आप सीधे कह सकते हो कि वहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, तो टैगा के वन पाए। जहाँ टैगा के वन है वहाँ पांडजाल मिट्टी है, जहाँ पांडजाल मिट्टी है वहाँ टैगा के वन पाए जाते हैं। यह क्यों इस तरह की मिट्टी निर्मित होती है, तो इसकी विशेषता होती है यह निम्न तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। टैगा वन जहाँ होंगे वहाँ पर पांडजाल मिट्टी होगी, और यह पांडजाल मिट्टी क्यों पाई जाती है, क्योंकि तापमान वहाँ का क्या होता है, कम होता है, नीचा होता है। कम तापमान में इस तरह की मिट्टी का स्वभाव निर्मित होता है। यह क्षेत्र कौन सा है, यूरेशिया का पूरा बेल्ट, जो यूरोपियन पूरा क्षेत्र है, ऊपर साइबेरिया वाला बेल्ट, वह पूरी यूरेशिया, नॉर्वे और स्वीडन, यह पांडजाल मिट्टी के प्रमुख क्षेत्र हैं विश्व में। विशेषता क्या है, यह अम्लीय एवं कम उपजाऊ होती है। पांडजाल मिट्टी अम्लीय होती है और यह कम उपजाऊ होती है, खेती के लिहाज से बहुत मजबूत नहीं होती है, इसमें अच्छी फसलें नहीं आती हैं, कम उपजाऊ होती है। फिर है पांडजोलिक। पांडजोलिक मिट्टी टैगा वनों में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। दो बातें हैं, पांडजाल टैगा वन में निम्न तापमान में पाई जाती है, और पांडजाल टैगा वन निम्न तापमान, पांडजोलिक टैगा वन ऊंचा तापमान। एक ऊंचे तापमान में पाई जाती है, एक नीचे तापमान में पाई जाती है। जो नीचे तापमान में पाई जाती है वह पांडजाल है, और जो ऊंचे तापमान पर मिट्टी पाई जाती है वह पांडजोलिक है। यह दोनों में बेसिक अंतर है। पांडजोलिक मिट्टी टैगा वनों में पाई जाती है, और इस वन की विशेषता क्या होती है, यह वन चौड़ी पत्ती के वन होते हैं। यह चौड़ी पत्ती के वन होते हैं और अधिक उपजाऊ वाली मिट्टी होती है। दोनों में देखिए विरोधाभास है। पांडजाल कम तापमान, टैगा का क्षेत्र, और वह पूरा का पूरा शीत वाला है। पांडजोलिक ऊंचे तापमान का, पतझड़ के वन होते हैं, चौड़ी पत्ती के यहाँ पर पौधे पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। यह मिट्टी उपजाऊ होती है, वह मिट्टी अनुपजाऊ होती है। तो यह पांडजोलिक और पांडजाल में यह अंतर है। यह मिट्टी का क्षेत्र क्या है, चीन है, कनाडा है, यूएसए है, यूरोप है और कोरिया है। अब है पांडजोलिक लेटराइट। पांडजोलिक लेटराइट का आशय आपको समझना है, तो ये जान लीजिए अधिक वर्षा। लेटराइट मिट्टी या लेट्रोजोलिक मिट्टी में क्या विशेषता होगी, वहाँ अधिक वर्षा होगी। तापमान के कारण जिन क्षेत्रों में अधिक अपक्षालन, अधिक वर्षा होगी, तापमान के कारण उस क्षेत्र में क्या होगा, अपक्षालन होगा, और उस अपक्षालन से लेटराइजेशन की क्रिया होती है, और उस अपक्षालन के लेटराइजेशन से इस तरह की मिट्टी पांडजोलिक और लेटराइजोलिक मिट्टी तय होती है, निर्मित होती है। इस तरह की मिट्टी का स्वभाव सुनिश्चित होता है। यह मिट्टी दक्षिण ब्राज़ील के पठार पर, यह मिट्टी दक्षिण पश्चिम अमेरिका में, यह दक्षिण पूर्वी चीन में, प्रायद्वीपीय भारत में पाई जाती है। तो भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ब्राज़ील का पठार, दक्षिण पश्चिम का अमेरिका और दक्षिण पूर्वी चीन, इन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सामान्य उपजाऊ होती है, बहुत विशेष उपजाऊ नहीं होती। यह मिट्टी सामान्य फसलों के लिए होती है, सामान्य उपजाऊ होती है। बहुत गंभीर फसलें, बहुत अच्छी फसलें यहाँ नहीं होती, सामान्य सी फसलों का यहाँ उत्पादन होता है। अब है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी उष्ण, आर्द्र, सघन वन, अधिक अपक्षालन से लोहा और एल्युमिनियम के
कारण यह क्या होती है, कम उपजाऊ क्षेत्र में निर्मित होती है। एक बार दोहरा देते हैं, लेटराइट मिट्टी का स्वभाव कहाँ से तय होता है, तो उष्ण आर्द्र, मतलब गर्म भी होगा और आर्द्र माने नमी से युक्त बेल्ट में होगा। दोनों स्वभाव वाले क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी निर्मित होती है। उष्ण आर्द्र सघन वन अधिक अपक्षालन का आशय कि वर्षा होगी, जो मिट्टी के ऊपर आवरण होगा, ढक्कन होगा, वह वर्षा की तेज बूंदों से कट करके बह जाएगा, अपक्षालन होगा, और वह जब आवरण हटेगा तो वह मिट्टी क्या हो जाएगी, पूरी की पूरी नंगी हो जाएगी। और यह क्रिया क्या कहलाती है, लेटराइट के द्वारा निर्मित होती है। यह एल्युमिनियम के कम उपजाऊ वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात इसकी विशेषता क्या होती है, यह भी कम उपजाऊ होती है। अगले क्रम में है चरनोजम। यह मिट्टी चरनोजम है घास का क्षेत्र, जहाँ बड़े घासों का बेल्ट है, जहाँ बड़े घासों का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इस तरह की मिट्टी पाई जाती है चरनोजम। जहाँ बड़ी घासें हैं उस मिट्टी के एरिए को चरनोजम के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी का कलर कैसा होगा, काला। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, स्वभाव इसका काला होता है, चरनोजम होती है। यह क्षेत्र जैव तत्वों की अधिकता होती है। इसमें चरनोजम मिट्टी जहाँ पाई जाती है वहाँ क्या होता है, जैव की अधिकता होती है, जीवांश की जैव तत्वों की अधिकता होती है। तो सिंपल सी बात है, चरनोजम मिट्टी होगी, वह क्षेत्र घास का होगा, रंग उसका काला होगा और वह बहुत उपजाऊ होगी, उसमें जैव तत्वों की अधिकता पाई जाती है। जहाँ चरनोजम मिट्टी पाई जाती है उसमें जैव तत्व की प्रचुरता होती है, प्रबलता होती है। यह मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और पंपास का क्षेत्र है। जो पंपास घास पाई जाती है उस पंपास घास में यह सारी मिट्टी पाई जाती है। चरनोजम मिट्टी घास का बेल्ट होगा, रंग उसका काला होगा और यह बहुत उपजाऊ होती है। चरनोजम मिट्टी का क्षेत्र घास का बेल्ट, रंग काला, बहुत उपजाऊ होती है, जैव तत्व की अधिकता होती है, जैव तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसका क्षेत्र क्या है, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, पंपास का क्षेत्र। अब है चरनोजम मरुस्थली मिट्टी। चरनोजम मरुस्थली मिट्टी में स्टेपी घास का बेल्ट है, कम वर्षा वाला क्षेत्र है, इसका रंग भूरा होता है। देखिए, चरनोजम का रंग काला होता है, चरनोजम मरुस्थली का रंग भूरा होता है। यह कम वर्षा वाले बेल्ट में पाई जाती है। इसमें जैव तत्व की अधिकता होती है। यह सामान्य उपजाऊ होती है। दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है बेसिक। सामान्य उपजाऊ होती है। यह दक्षिण अमेरिका, पश्चिम अमेरिका, एंड्रीज, दक्षिण साइबेरिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बेल्ट में पाई जाती है। तो इस तरह चरनोजम मरुस्थली मिट्टी स्टेपी घास का बेल्ट, कम वर्षा वाला क्षेत्र, कलर उसका भूरा होगा, यह सामान्य उपजाऊ होगी। यह दक्षिण अमेरिका और पश्चिम अमेरिका में पाई जाती है, एंड्रीज में पाई जाती है, दक्षिण साइबेरिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में। अब है लास्ट में मरुस्थली मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी उसे कहते हैं जो मरी हुई भूमि हो। स्थल का अर्थ होता है धरती का टुकड़ा, मरा हुआ अर्थात ऐसी भूमि जो अनुपजाऊ हो, जिसमें उर्वरा शक्ति कम हो, जिसमें फसलोत्पादन की क्षमता कम हो, जिसमें वनस्पतियाँ न आती हों। तो वनस्पतियों के न आने का आशय हो गया कि वह मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ है, उसमें फसलें नहीं होती तो वह कम उपजाऊ है। और यह कम उपजाऊ क्यों हो सकती हैं? क्योंकि ऊंचा तापमान हो सकता है, वर्षा कम हो सकती है। तो जब ऊंचा तापमान होगा, वर्षा कम होगी, तो वह मिट्टी क्या हो जाएगी, मरी हुई हो जाएगी। और ऐसी मिट्टी को हम मरुस्थली मिट्टी के नाम से जानते हैं। मरुस्थली मिट्टी में जैसे शुष्क मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और उष्ण मरुस्थल में जैव तत्व की कमी पाई जाती है। जब ऊंचा तापमान होगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ न कोई वनस्पति होगी और न वहाँ कोई जीव का अंश पाया जाएगा।
ऊंचे तापमान के कारण और पानी की कमी के कारण, क्योंकि जीवन का आधार क्या है? जल। जल के अभाव में न कोई वनस्पति रह सकती है, न कोई जीव आ सकता है। तो इस तरह की मिट्टी जहाँ मरुस्थली होगी वह क्या होगी? जैव तत्वों की कमी से युक्त होगी। यह शुष्क और उष्ण मरुस्थल इसका स्वभाव होगा। इसका नेचर कैसा होगा? शुष्क होगा, उष्ण होगा। यह जैव तत्व की कमी होगी। चूना प्रधानता, चूना प्रधान होगा। यह कम उपजाऊ होगी। यह पश्चिम यूएसए, कालाहारी का मरुस्थल और मध्य अमेरिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया में यह पाई जाती है। अब अगली है टुंड्रा। टुंड्रा में यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है और यह कम उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ कम तापमान पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदी अपरदन से निर्मित मिट्टी का क्षेत्र होता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा टूट करके लाई हुई मिट्टी से पटे हुए क्षेत्र को हम कहते हैं नदी अपरदन से निर्मित भूभाग को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। यह गहरी गुत्थित, इसमें जल और खनिज दोनों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी होगी वह नदी अपरदन से निर्मित पटे हुए क्षेत्र को कहते हैं। उसमें जैव की मात्रा अधिक होगी, उसमें वनस्पतियों की मात्रा होगी, तो जैव विविधता उसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, भरपूर मात्रा में पाई जाती है। कारण, क्योंकि नदी होने के कारण पानी की उपलब्धता रही है। नदी के होने के नाते पानी की उपलब्धता होती है। दूसरी बात है कि दो तरह की मिट्टियों के स्वभाव से निर्मित यह बेल्ट, यह क्षेत्र बहुत उपजाऊ होता है और इस उपजाऊपन होने के कारण यहाँ वनस्पतियों को जीवों की प्रचुर मात्रा मिलती है। यह गुत्थित होती है, खनिज युक्त होती है और इसमें उर्वरक की मात्रा अधिक होती है। यह उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं सिंधु का बेल्ट, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, अर्थात जहाँ पर बड़ी नदियाँ हैं, सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, अमेजन का, ये सारी जो नदियाँ, वांगहों का, ये सारे बेल्ट जो है बहुत ही उपजाऊ हैं। नील नदी का क्षेत्र है, ये सब बहुत उपजाऊ क्षेत्र हैं क्योंकि यहाँ जीव और वनस्पतियों की प्रचुर मात्रा होती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यह फसलों के लिए, जीवन के लिए, मानव के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। तो इस तरह आज का टॉपिक पर्यावरण और पारिस्थितिकी में स्थलजात तत्व के अंतर्गत विश्व की प्रमुख मिट्टियों का वर्गीकरण अब समाप्त हुआ। अगले टॉपिक पर हम फिर पुनः चर्चा करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें और सारे वीडियो को देख करके अपनी राय कमेंट के रूप में हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।